टुडे वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमने विंटर सीजन में जब क्लोथ्स में रबिंग होता है तब स्पार्क होता है, ये हमने देखा है। और इलेक्ट्रिक शॉक के सेंसेशन के बारे में भी हमें पता है। और मॉनसून की सीजन में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म हमने लाइटनिंग भी ऑब्जर्व की है। ये सारी फिनोमिना इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्टेट में माना जाए, स्टैटिक माना जाए और ये टाइम के साथ चेंज ना हो तो ऐसे स्टैटिक चार्ज, ये स्टैटिक चार्ज की स्टडी, उनसे अराइज होने वाले फील्ड, फोर्स और पोटेंशियल, ये सभी के स्टडी की जो ब्रांच है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टैटिक चार्ज का स्टडी। स्टैटिक चार्ज मीन्स ऐसे चार्ज का स्टडी जो टाइम के साथ वेरी ना हो और किसी भी टाइप की मोशन में ना हो, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। हम ये चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब अंबर को सिल्क से साथ रब्ड किया जाता है तो वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अंबर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, उसे जब सिल्क से के साथ रब्ड किया जाता है तो वो लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक बीट ऑफ पेपर, ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और ये डिस्कवरी की क्रेडिट ग्रीस को दी जाती है अराउंड 600 BC। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये अंबर पर से आया है। ये अंबर यानी ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन, और इससे ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कॉइन हुआ है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब दो ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ्स या वूल के साथ रब्ड किया जाता है और बाद में ये दो ग्लास रोड को एक दूसरे के नियर बाय रखा जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। ऐसे ही जो ग्लास रोड के साथ हमने वूल के स्ट्रेन को रब्ड किया है तो दो वूल के स्ट्रेन भी एक दूसरे को रिपल करते हैं, या तो ग्लास रोड के साथ रब्ड किया हुआ दो सिल्क के क्लॉथ्स के पीस भी एक दूसरे को रिपल करते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर एक ग्लास रोड और वूल का स्ट्रेन या एक ग्लास रोड और सिल्क का क्लॉथ्स के पीस को आसपास में रखा जाए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर प्लास्टिक की जगह ग्लास का रोड लिया जाए और ये ग्लास के रोड को कैट्स के फर के साथ रब्ड किया जाए तो भी वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन अगर एक ग्लास का रोड हो तो वो कैट्स के फर को अट्रैक्टेड करता है। और दूसरी साइड ये भी देखा गया है कि ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट सालों तक साइंटिस्टों द्वारा किए गए और ये सभी एक्सपेरिमेंट की स्टडी और इसके केयरफुली एनालिसिस से बाद में ये क्लियर हुआ कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और अगर सेम चार्ज हो तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये जो चार्ज है उसे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी से नाम से जाना गया और जो प्रॉपर्टी दो चार्ज को डिफ्रेंशिएट करती है उसको उनकी पोलैरिटी कहा गया। और ये डिसाइड हुआ कि दो तरह के चार्ज है, एक टाइप के चार्ज को नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया और दूसरे टाइप के चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया गया। और दो लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये उनको डिफ्रेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज की पोलैरिटी कहा जाता है। हमने पहले जो एग्जांपल की बात की है ग्लास रोड, जब ग्लास रोड को सिल्क से के साथ रब्ड किया जाता है तो ग्लास रोड एक टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है
और सिल्क दूसरी टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है, और ऐसे में ये इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हमें देखने को मिलती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज नेम्ड गिवन बाय अमेरिकन फिजिसिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंड if any substance, any object possess electric charge, then they say electrically charged or say electrified, and any substance is had no charge, then it is called electrically neutral. A simple apparatus which is used to detect electric charge is known as gold leaf electroscope. हम किसी बॉडी का एटॉमिक मोलेकुलर लेवल पर स्टडी करें तो अब हमें पता चलता है कि किसी भी एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन को चार्ज न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ये चार्ज को नेगेटिव कहा जाता है। और हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, यानी कि ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर किसी भी एटम में थोड़े से इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ जाए या घट जाए तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है। यहाँ हमने जो पहले एग्जांपल दिया उसके बारे में बात की करें तो अगर ग्लास रोड को सिल्क के थ्रेड के साथ जब रब्ड किया जाता है तब वो ग्लास रोड रबिंग की वजह से थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस पर से गवा देते हैं और वो सिल्क थ्रेड में चले जाते हैं, यानी कि ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क थ्रेड पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे हम ये इलेक्ट्रीफाइड होने की प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी बॉडी चार्ज या अनचार्ज होने को समझ सकते हैं। हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में जो सारी की सारी फिनोमिना है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होती है, यानी कि केमिकल बात करें तो केमिकल बॉन्ड का बनना, टूटना और सारी के सारी केमिकल प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रिलेटेड है। या फ्रिक्शन की बात करें तो चीज़ों को एक दूसरे को रिपल करना या अट्रैक्ट करना और सारी के सारी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, ये सब जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस की वजह से होती है। आइए अब हम डिटेल में जानने की कोशिश करें कि आखिर में ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मास लाइक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास लाइक यहाँ मैंने कहा है, मास लाइक मीन्स ये मास से क्वाइटली डिफरेंट है, लेकिन मास जैसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो हम इंट्रिंसिक वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। इंट्रिंसिक यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचुरली, जो बर्थ से मिली हो, यानी कि किसी भी एक्सटर्नली वो ऐड ना की गई हो, ऐसी प्रॉपर्टी है। हम एग्जांपल के तौर के बारे में बात करें तो हम जानते हैं स्विमिंग के बारे में, और हम जानते हैं कि किसी भी बॉय को या गर्ल की बात करें तो उसको स्विमिंग बर्थ से नहीं आता हो, लेकिन स्विमिंग की हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है और वो प्रैक्टिस के बाद कई मंथ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बाद में हमें स्विमिंग आता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि मैनकाइंड के लिए स्विमिंग की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी एक्सटर्नली है, यानी कि वो बर्थ से नहीं मिली हो। लेकिन हम गाय या भैंस के बच्चे के बारे में बात करें तो उनको बर्थ से स्विमिंग आती है। शायद वो 2-3 दिन का ही बच्चा हो गाय या भैंस का, और उस अच्छी तरह से चलना भी ना सीखा हो, लेकिन उन्हें किसी तालाब में फेंक दिया जाए तो उनको अच्छी तरह से स्विमिंग आती है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये गाय या भैंस के बच्चे के लिए जो स्विमिंग की प्रोसेस है वो उनके लिए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे लिए ये इंट्रिंसिक नहीं है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज भी ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है
उनको इलेक्ट्रिक चार्ज है तो है, उनके बारे में कोई डेफिनेशन या उन्हें कोई तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन जब नेचर में क्रिएट हुआ तो साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ वो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी भी क्रिएट हो गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब क्रिएट हुआ उसके बाद में कोई ऐसी प्रोसेस नहीं हुई कि इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था और बाद में उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर किया, ऐसा कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन है तो उनको मास है, इलेक्ट्रॉन है तो उनको इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्रोटॉन है तो उनको मास है और प्रोटॉन है तो उनको चार्ज भी है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को मास लाइक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन ये मास से क्वाइटली डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। हम सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में कितना होता है उनकी गिनती करते हैं। हम न्यूटन के लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर यानी कि दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस, उसे मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ और ये गिनती से G10⁻11 के ऑर्डर में होगा और दोनों प्रोटॉन को मास 10⁻27 यानी कि 10⁻65 न्यूटन के ऑर्डर में आएगा, 10⁻65 न्यूटन के ऑर्डर में। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये मास 10⁻31 यानी कि 10⁻73 न्यूटन के ऑर्डर में आएगा। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो ये 10⁻27 ये 10⁻69 न्यूटन के ऑर्डर में आएगा। यानी कि ये मास की वजह से दो प्रोटॉन के बीच में 10⁻65 न्यूटन का फोर्स लगता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻73 न्यूटन का फोर्स लगता है और दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻69 न्यूटन का फोर्स लगता है। लेकिन ऐसा देखा गया है और रियल में ऐसा होता है कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स तो ऑलवेज एट्रैक्टिव होते हैं और ये दो प्रोटॉन के बीच में -65 न्यूटन ऑर्डर का होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में -73 न्यूटन ऑर्डर का होता है और दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में -69 न्यूटन ऑर्डर का होता है। यानी कि तीनों के केस में डिफरेंट होता है और तीनों केस में ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा एक ऐसा फोर्स ऑब्जर्व किया गया है कि तीनों के केस में सेम मैग्नीट्यूड में सेम होता है, लेकिन वो एट्रैक्टिव और रिपल्जिव दोनों नेचर का होता है। अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो रिपल्जिव होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो रिपल्जिव होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एट्रैक्टिव होता है। ऐसे फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है और जिन प्रॉपर्टी की वजह से ये फोर्स जनरेट होता है इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से बोला जाता है। आज तो हम जानते हैं कि ये फोर्स कूलम के लॉ से डिफाइन किया जाता है। ऐसे यहाँ मैं अगर डिस्टेंस 1 यूनिट ले लूँ तो ये कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻11 के ऑर्डर में होगी और चार्ज 10⁻19 यानी कि ये फोर्स 10⁻27 के न्यूटन के ऑर्डर में होगा। यह तीनों केस में मैग्नीट्यूड में सेम ही होता है, यानी कि तीनों केस में 10⁻27 न्यूटन के ऑर्डर में ही होता है। लेकिन दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के केस में ये रिपल्जिव नेचर का होता है और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के केस में एट्रैक्टिव नेचर का होता है। और हम देख सकते हैं कि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है और जिन प्रॉपर्टी की वजह से, यानी कि जी मास की प्रॉपर्टी की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, तो ये फोर्स जिन प्रॉपर्टी की वजह से क्रिएट होता है ये प्रॉपर्टी को ये
इंट्रिंसिक जो पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। यूनिवर्स में लार्ज स्केल पर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है, लेकिन हम एटम मोलिकुलर लेवल की बात करें तो वहाँ ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को मास लाइक प्रॉपर्टी बोला है, लेकिन ये मास से क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मास की प्रॉपर्टी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है वो ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का होता है। और ये मास की प्रॉपर्टी स्पीड के साथ चेंज होती है, यानी कि मास स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, यानी कि यह स्पीड के साथ या किसी भी टाइम या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होती, यानी कि यह इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। आइए अब हम ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर मटेरियल के क्लासिफिकेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को परमिशन देते हैं। ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोले जाते हैं। ऐसे मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन फ्रीली कंडक्ट उनमें से हो सकते हैं। और ऐसे मटेरियल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को परमिशन नहीं देते और उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता। ऐसे मटेरियल को इंसुलेटर बोला जाता है। मोस्ट ऑफ मेटल, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी, ये सभी कंडक्टर है, और सारे नॉन मेटल लाइक और प्लास्टिक, वुड्स, ये सभी इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज सारी कंडक्टर बॉडी में मूव होकर स्प्रेड हो जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को इंसुलेटर बॉडी पर रखा जाए तो वो स्प्रेड नहीं होता और एक ही जगह होता है। और यही रीज़न है कि हम किसी भी इंसुलेटर को यानी कि कॉम्ब को जब हमारे हेयर के साथ रबिंग करते हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर होता है वो एक ही जगह रहता है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर सकता है और चार्ज होता है। लेकिन ऐसा अगर हम किसी मेटल स्पून को ले और उसे हेयर के साथ रबिंग करें तो मेटल स्पून के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कंडक्टर है और उनमें जो चार्ज होगा वो सारी की सारी मेटल स्पून पर और साथ में हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। यहाँ हमने सब्सटेंस के दो क्लास के बारे में बात की, कंडक्टर और इंसुलेटर। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस ये दो क्लास में फॉल करते हैं, लेकिन मटेरियल का सब्सटेंस का ऐसा भी एक क्लास है जो इस दोनों के बीच में लाई करता है और उनके बारे में हमें आगे स्टडी करेंगे। ये ऐसा क्लास है जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और मटेरियल के सब्सटेंस के ऐसे ग्रुपिंग को सेमीकंडक्टर बोला जाता है।